हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है, कंपैरेटिवली टफ नहीं है, कोई न्यूमेरिकल इसमें नहीं है। और अगर आपने एक बार पढ़ लिया है और इससे क्वेश्चन आता है तो वो आपको नंबर उसमें आपके आएंगे ही आएंगे। मतलब बहुत रेयर ऐसा होता है कि एनवायरमेंटल का क्वेश्चन हो और आपने चैप्टर पढ़ा और आपसे सॉल्व ना हो। मतलब ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, तो उसको पढ़ के जाओ। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मोस्टली फैक्ट्स ही हैं। और आप जानते हो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में किसके बारे में बात होगी, एनवायरमेंट के बारे में बात होगी, ठीक है। चलिए तो जल्दी से इसको कवर करते हैं। देखिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पहली बात, अब एक जनरल आइडिया हमारे माइंड में, हमें पता है कि पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। बट इन रियलिटी पॉल्यूशन इज मच मोर सटल देन दैट, ठीक है। देखो, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स। अनडिजायरेबल, अब जैसे आप बोलते हो कि वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, ठीक है। तो कोई भी अनडिजायरेबल चेंज जो हमारी सराउंडिंग में हो रहा है, दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, तो वो सभी के सभी हमारे पॉल्यूशन में आते हैं। समझ गए ब्रॉडर डेफिनेशन? क्योंकि अब तक हमारे माइंड में जो पोल्यूशन को लेकर डेफिनेशन थी वो ये था कि कुछ गंदा है ना, कि हवा में गंदगी है तो एयर पोल्यूशन हमने बोल दिया, ठीक है। सॉइल में गंदगी है तो सॉइल पोल्यूशन हमने बोल दिया, राइट। बट ओवरऑल टोटलिटी में अगर हम समझें तो कोई भी अनडिजायरेबल चेंज अगर हमारी सराउंडिंग में हो रहा है, जो प्लांट्स को हार्म कर रहा है, एनिमल्स को या ह्यूमन बींग्स को, तो वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के अंडर आएगा, राइट। अ सब्सटेंस विच कॉजेज पोल्यूशन इज नोन एज अ पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस सब्सटेंस भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन देन इन नेचुरल अबंडेंस। तो पॉल्यूशन का मतलब ही नहीं कि कोई ऐसी चीज है या कोई पॉल्यूटेंट कोई ऐसा है जो पहले नहीं था। इट इज जस्ट कि मे बी पहले भी था वो, बट अब अगर उसकी कंसंट्रेशन अपनी नॉर्मल लेवल से बढ़ गई है तो अब वो पॉल्यूट करेगा, ठीक है। इट विल क्रिएट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बींग्स एंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स। समझ गए? तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई टोटली नई ही चीज़ हो पॉल्यूटेंट, ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले से एग्जिस्ट कर रही हो, बस अब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है इसलिए वो थोड़ा सा डेंजरस हो गया है। फाइन, चलिए अब सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन के साथ। देखिए, अब हमारे पास सी लेवल के ऊपर 10 किलोमीटर तक का जो रेंज है दैट इज ट्रोपोस्फेयर। इसी में एयर, वेपर्स, क्लाउड्स ये सभी रहते हैं। और इससे ऊपर 40 किलोमीटर की रेंज जो है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पे कौन पहुँचता है? लाइट गैसेस लाइक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ओजोन और बहुत कम वाटर वेपर यहाँ पे पाए जाते हैं इस रेंज में, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस रेंज में जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें मेनली एयर में प्रेजेंट जो भी गैसेज हैं या हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, वेपर्स हैं, ठीक है, ये सभी ट्रोपोस्फेरिक रीजन में ही रहते हैं। तो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करने वाले एक तो आगे गैसेस पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि सल्फर के ऑक्साइड्स सॉक्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नॉक्स, कार्बन के ऑक्साइड, ठीक है, H2S, हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन एट्सेट्रा। अब ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं? अब जैसे व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल जो डल रहा है, आपको पता है कि हमारी गाड़ियों में जो पेट्रोल डीजल चलता है उसके अंदर भी सल्फर का कंटेंट होता है थोड़ा सा, ओके। और और नॉट ओनली हमारे व्हीकल्स की बात करें, इंडस्ट्री में जो इतना सारा फ्यूल यूज़ होता है वो उतना रिफाइंड नहीं होता। गाड़ियों में डलने वाला पेट्रोल डीजल चलो फिर भी रिफाइंड होता है, इंडस्ट्रीज में जो फ्यूल यूज़ होता है वो उतना रिफाइंड नहीं होता, ठीक है। फिर अगर हम शिपिंग की बात करें, ठीक है, तो शिपिंग जो वेसल्स होते हैं, बड़े बड़े शिप होते हैं, उनमें जो तेल जलाया जाता है एज अ फ्यूल, उसमें भी सल्फर कंटेंट बहुत होता है। उनके जलने से सल्फर ऑक्साइड्स बनते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से सल्फर ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। तो दीज आर द गैसेस पॉल्यूटेंट्स। फिर आते हैं पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, डस्ट हो गई, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोक, स्मॉग, ठीक है। तो ये सारे हैं जो पार्टिकल बेस्ड हैं, क्योंकि स्मोक बेसिकली क्या है? अनबर्न पार्टिकल्स, है ना। स्मोक में, धुएं में वही होता है ना बेसिकली,
स्मॉग हो गया। तो ये आपको याद करना है कि गैसेस पॉल्यूटेंट्स में क्या क्या है और पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स में क्या क्या है। ठीक है, एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए। नेक्स्ट, तो अब सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें अगर हम, तो ये लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है एंड इट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेज लाइक एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, एम्फिसिमा। ओके, लो कंसंट्रेशन में। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की लो कंसंट्रेशन से क्या क्या डिजीज हो सकते हैं। देन इट कॉजेज इरिटेशन टू आईज, टीयर्स एंड रेडनेस इन आईज। फिर सल्फर डाइऑक्साइड की फर्दर ऑक्सीडेशन से ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है SO3 में, एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय पार्टिकुलेट मैटर इन एयर। ठीक है, तो एयर में प्रेजेंट पार्टिकुलेट मैटर जो है, फाइन पार्टिकल्स, दे कैटलाइज दिस कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये भी इफेक्ट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब जैसे कि नाइट्रोजन इज हाईली स्टेबल गैस, ठीक है, बहुत रिएक्टिव नहीं है, तो नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन काफ़ी हाई टेम्परेचर पे आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर NO2 में कन्वर्ट होगा, जो कि फर्दर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है। और ये नाइट्रेट, ठीक है, मे बी एसिड रेन के थ्रू जब ज़मीन पे गिरेगा तो इट इज़ वॉश्ड इनटू सॉइल। ओके, ये सीक्वेंस भी हमें याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इरिटेंट रेड हेज इन द ट्रैफिक इज कॉज्ड बाय नॉक्स। मैं डायरेक्टली पॉइंटर्स ही इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमें जो क्वेश्चन आने हैं वो डायरेक्टली पॉइंटर्स के ऊपर ही आने हैं। बहुत डिटेल में अगर हम पैराग्राफ भी पढ़ लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, उनको पॉइंटर्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो ट्रैफिक में कभी कभी होता है ना कि जब अगर एयर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रेजेंट हैं, ठीक है, और वो कब होता है, हमारे इंजन्स में भी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो इंजन में भी जो कंबशन हो रहा है उसमें भी एयर और फ्यूल मिक्स होके जल रहे हैं। इन दैट ऑल्सो नॉक्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ट्रैफिक में जब काफ़ी ट्रैफिक होती है तो वहाँ पर भी एयर में फिर नॉक्स की परसेंटेज बढ़ जाती है। तो इरिटेंट रेड हेज जैसे वहाँ पे एयर में दिखाई देती है, दैट इज कॉज्ड बाय नॉक्स। ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिटार्ड फोटोसिंथेसिस एंड डैमेज लीव्स। ओके, तो ये भी याद रखें कि फोटोसिंथेसिस को स्लो डाउन करने वाला और लीव्स को डैमेज करने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हाई कंसंट्रेशन। फिर NO2 इज अ लंग इरिटेंट, फेफड़ों को डिस्टर्ब करता है, ये इरिटेट करता है। देन हाइड्रोकार्बन्स आर कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग है ये। ठीक है, कार्सिनोजेन का मतलब है कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस, तो HC का मतलब है हाइड्रोकार्बन्स। ओके, एंड हार्म प्लांट्स बाय कॉजिंग एजिंग, ब्रेक डाउन टू टिश्यूज एंड शेडिंग ऑफ लीव्स। ये सारी जो गैसेज हैं ये प्लांट्स को भी डैमेज करती हैं। देन कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेडली। क्यों? क्योंकि एयर में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट हुई और आपने ब्रीद इन किया और वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लंग्स के थ्रू आपके ब्लड में जाएगी, तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मली तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। बट हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करने की जो टेंडेंसी है वो 300 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, तो दैट मीन्स अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर ली है तो आपकी पूरी बॉडी में फिर ऑक्सीजन की जगह पे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी, विच इज़ डेंजरस, राइट। तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज ब्लड में 3 से 4% तक पहुंचती है तो हेडेक, आपको क्लियर नहीं दिखेगा, आई साइट थोड़ी सी वीक लगेगी, एंड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर आपको हो सकता है। ठीक है। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस प्रेग्नेंट लेडीज में इट कैन कॉज प्रीमेच्योर बर्थ, ठीक है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन और डिफॉर्म बेबीज। तो मतलब दिस इज ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में अनबर्न्ड कार्बन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ रही है तो दैट इज़ अ सीरियस इशू। ये हो गए ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन के कुछ मेन पॉइंट्स। एक दो बार इनको रीडिंग दे दो, अभी के भी याद हो जाएंगे, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट वन। अब आती कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो जब कार्बन का या हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन होता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कब कब प्रोड्यूस होता है, रेस्पिरेशन से, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, कोई भी कार्बोनेशियस मतलब कार्बन कंटेनिंग मैटर जब जलाया जाएगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। फिर कैल्शियम कार्बोनेट को जो आप हीट करते हो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाता है,
तो वहाँ से CO2 काफ़ी रिलीज होती है, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी रिलीज होती है। तो दीज आर द मेन सोर्सेज जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एटमॉस्फेयर में जा रही है। एंड इट स्टेज इन ट्रोपोस्फेयर ओनली, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटिवली हैवी गैस है तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, ट्रोपोस्फेयर में ही रहेगी। और इसकी परसेंटेज वैसे तो 0.03% है, और बहुत माइनर भी इसमें अगर गेन होता है तो दैट कॉजेज वेरी मेजर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल जो क्लाइमेट कंडीशन है उनमें, ठीक है। एंड इट इज़ रिमूव्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। हमें पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग में जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, वाटर वेपर्स एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये सारे क्या करते हैं, एयर में ये जब सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो दे ऑल ट्रैप हीट, कि सनरेज आ रही हैं और रिफ्लेक्ट होके अब काफ़ी सनरेज तो वापस जाती हैं, पर ये जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में ये उस हीट को ट्रैप कर रही हैं, जिससे क्या है कि वहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ओके, तो इसमें CO2 हम बोलते हैं ना कि क्वाइट मतलब एक मेजर कंट्रीब्यूटर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। चाहे हम गाड़ियों से होने वाले पोल्यूशन की बात करें, इंडस्ट्री से होने वाले पोल्यूशन की बात करें, हम जो इतने लोग सांस ले रहे हैं वो है, इवन जो कैटल जानवर पाले जाते हैं, आपको पता है कि बहुत बड़ा कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ द कैटल, ठीक है। जो नॉन वेज जो पूरी इंडस्ट्री है उसके लिए जो बहुत ज़्यादा जानवर पाले जाते हैं, ठीक है, उनकी फार्मिंग की जाती है, दैट इज़ अ वेरी बिग कंट्रीब्यूटर फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो इनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसके इफेक्ट्स हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं उसके बारे में। देन एटमॉस्फेयर ट्रैप्स द सन हीट नियर द अर्थ सरफेस एंड कीप्स इट वार्म। तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। नॉर्मली एटमॉस्फेयर में गैसेज ऐसा तो है नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड पहले नहीं थी, पर जैसे जैसे इसकी परसेंटेज बढ़ेगी तो अब ज़्यादा हीट एटमॉस्फेयर में ट्रैप होती जाएगी, तो धीरे धीरे टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगा। एंड टेम्परेचर की जब अनयूजुअल ग्रोथ होती है तो उसकी वजह से वहाँ के एयर करंट और बाकी सारी चीज़ें भी इफेक्ट होती हैं, ठीक है, तो पूरा ही क्लाइमेट डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर थोड़ा सा कुछ पढ़ने वाली चीज़ है, तो उसके बारे में तो मैं बोलूँगा आप इसको एक बार खुद से पढ़ लें तो ये अच्छा रहेगा। आई थिंक यू कैन ईजिली रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, जस्ट गो थ्रू इट वंस। ओके, नेक्स्ट, अब बात करते हैं एसिड रेन। इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो एसिड रेन बेसिकली क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स अगर एयर में प्रेजेंट हैं तो जब बारिश होगी तो वो एसिडिक ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होके नीचे गिरेंगे, दैट इज कॉल्ड एसिड रेन। ओके, तो एसिड रेन के कंपोनेंट्स मेन क्या हैं, अब अगर एयर में सॉक्स हैं या नॉक्स हैं, ठीक है, तो दे कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड रेन के ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान में रखें कि एसिड रेन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से एसिड हैं, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये ड्राई फॉल आउट भी उसका हो सकता है, ठीक है, कि ज़रूरी नहीं कि बारिश के साथ ही गिरे, और थोड़ी अमाउंट में ये डायरेक्टली भी गिर सकते हैं, उससे भी ये वेजिटेशन को अफेक्ट करेंगे, राइट। और अगर रेन के थ्रू गिरते हैं तो भी जैसे हम बोलते हैं कि ताजमहल डैमेज हो रहा है एसिड रेन की वजह से, क्योंकि एसिड अगर गिरेगा तो ताजमहल बना है मार्बल का, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ऑब्वियस बात है बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो का मार्बल के बने हुए हैं दे विल गेट डैमेज। इवन बिल्डिंग्स, नॉर्मल भी जो बिल्डिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शन सारी हुई, दैट इज ऑल्सो गेटिंग डैमेज बाय द एसिड रेन। ठंडी जगहों पे जहाँ पे बर्फ पड़ती है वहाँ पे इट विल कन्वर्ट इनटू एसिड स्नो, ठीक है। ये सारा पानी अल्टीमेटली हमारे वाटर सोर्सेज में जाएगा एसिड रेन वाला, तो दैट विल ऑल्सो डैमेज द एक्वेटिक लाइफ देयर, राइट। तो ये कैसे बन रहे थे, एसिड रेन कैसे हो रही थी, इंडस्ट्री से, व्हीकल से, इन सब से जो सल्फर डाइऑक्साइड मतलब सॉक्स और नॉक्स जनरेट हो रहे हैं, दे आर गोइंग इनटू एटमॉस्फेयर एंड कंबाइनिंग विद वाटर वेपर या क्लाउड्स, और फिर वो रेन की फॉर्म में नीचे आ रहे हैं। ओके,
चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो नॉर्मल रेन का जो पीएच है वो 5.6 होता है। नॉर्मल रेन का 5.6 मतलब नॉर्मल रेन भी स्लाइटली एसिडिक है। तो एसिड रेन का पीएच इज लेस देन 5.6, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। देन एरोसोल पार्टिकल्स ऑफ ऑक्साइड्स और अमोनियम सॉल्ट्स इन रेन ड्रॉप्स रिजल्ट इन वेट डिपोजिशन। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। देखो, वेट डिपोजिशन और ड्राई डिपोजिशन में डिफरेंस क्या है। ये जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस हैं, चाहे सॉक्स हो गए, नॉक्स हो गए, ठीक है, ये ग्राउंड पे या अर्थ पे जब पहुंचती है तो दो तरीके से पहुंच सकती है। या तो पानी के साथ कंबाइन करके, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड वेट डिपोजिशन। रेन के थ्रू आई, स्नो के थ्रू, फॉग के थ्रू, ठीक है, तो दैट इज इन अ वे वेट मीडियम के थ्रू ये ग्राउंड तक पहुंच रही है, तो ये वेट डिपोजिशन हुआ। बट अगर वो गैसेस डायरेक्टली ग्राउंड तक पहुंच रही है और उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ड्राई डिपोजिशन, मतलब वहां पर वाटर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, मे बी ग्रेविटी की वजह से या अपने हैवी वेट की वजह से वो धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही हैं और इवेंचुअली सेटल हो रही हैं ग्राउंड पे, ठीक है, या प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट में आ रही हैं और प्लांट्स को डैमेज कर रही हैं। तो जब भी वाटर उसमें इन्वॉल्व होगा तो इट विल बी वेट डिपोजिशन। वो रेन के थ्रू हो सकता है, स्नो के थ्रू या फॉग के थ्रू। ओके, क्लियर। तो SO2 इज एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली ऑन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, ग्राउंड सर्फेसेज। तो ये आपका ड्राई डिपोजिशन। तो SO2 गैस डायरेक्टली ग्राउंड पे जो प्रेजेंट सॉलिड थे उनके ऊपर डिपॉजिट हो रही है, या लिक्विड जो था ग्राउंड पे, लिक्विड मतलब बेसिकली वाटर सोर्सेज जो हैं उन पे डायरेक्टली वो डिजॉल्व हो रही है, ठीक है, तो वो आपकी ड्राई डिपोजिशन आएगी। फिर एसिड रेन जो है इट कोरोड्स वाटर पाइप्स, ठीक है, और जब वाटर पाइप्स का कोरोजन होता है तो उससे हैवी मेटल्स उस पानी में दे स्टार्ट लीचिंग, मतलब हैवी मेटल्स पानी में जाना स्टार्ट करते हैं। तो आपके घर तक जो पानी आएगा उसमें ये हैवी मेटल्स की प्रेजेंस होगी, दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। देन दिस एसिड रेन रिएक्ट विद द मार्बल, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 विल गिव यू कैल्शियम सल्फेट प्लस CO2। तो धीरे धीरे मार्बल को ये एरोड करता जाएगा, ये डिग्रेड करता जाएगा। ओके, तो ये पीएच वाला पार्ट खास करके ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स की। गैसेस की बात तो कर ली हमने, ठीक है, तो जो पर्टिकुलर मैटर है उसमें क्या क्या है, तो ये दो तरह से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, वायबल एंड नॉन वायबल। देखिए, जो वायबल पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं, वायबल का मतलब है दे कंटेन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो नॉन वायबल हैं उनमें कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, दे आर इनर्ट पार्टिकल्स। तो वायबल में क्या आ गया, बैक्टीरिया, फंगाई, मोल्ड, एल्गी, ठीक है, तो ये सारे आ गए वायबल पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। और नॉन वायबल में स्मोक, ठीक है, दैट इज सॉलिड प्लस लिक्विड पार्टिकल्स इसमें हो सकते हैं, डस्ट हैविंग अ डायमीटर ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर, मिस्ट और फ्यूम्स। फ्यूम्स में क्या हो सकती हैं, लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब जैसे मान लो आपने घर में पेंट किया, तो पेंट करवाने के बाद आपको पता है कि काफ़ी स्मेल रहती है, क्योंकि पेंट में जो लिक्विड यूज हैं, ठीक है, उनकी फ्यूम्स निकलती हैं, काफ़ी देर तक, वो टाइम तक निकलती रहती है, कुछ दिनों तक उस एरिया में उसकी पेंट की स्मेल रहती है। तो ये सारी फ्यूम्स निकल के कहाँ जाएंगी, एटमॉस्फेयर में, दैट विल ऑल्सो क्रिएट पॉल्यूशन। ओके, तो पेंट में जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज हुए तो वो फ्यूम्स एटमॉस्फेयर में जा रही है, ठीक है, तो फ्यूम्स में आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आ गए, मेटल्स और मेटेलिक ऑक्साइड्स आ गए, और इट, तो ये याद कर लेना, ये तो आसान ही है। नेक्स्ट इज स्मॉग। तो व्हाट एग्जैक्टली इज स्मॉग। देखो स्मॉग हम जानते हैं स्मोक प्लस फॉग से बनता है, ठीक है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। पहले इसी डिस्कशन को पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स में दो चीज़ें और ऐड करेंगे। देखिए, जो पार्टिकुलेट मैटर आपने सुना भी होगा, एयर पोल्यूशन में खास करके जो पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स, उनका साइज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम मास्क पहनते हैं वो एक सर्टन साइज़ के पार्टिकल्स को तो वो ब्लॉक कर देगा, बट उससे ज़्यादा फाइन पार्टिकल होगा वो उसको क्रॉस कर जाएगा। तो जब पार्टिकुलेट मैटर का साइज़ ग्रेटर देन 5 माइक्रोन्स है, ठीक है, तो ये आपके नेजल पैसेज में मतलब सेट हो जाते हैं। बट
अगर ये 1 माइक्रोन के आसपास है तब वो नेजल पैसेज को क्रॉस करके लंग्स में एंटर कर जाते हैं। द मोमेंट ये लंग्स में एंटर कर गए तो वहाँ से सीरियस डैमेज स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मटेरियल कि ग्रेटर देन 5 माइक्रोन है तो इट विल लॉज इन नेजल पैसेज, और अराउंड 1 माइक्रोन है तो इट विल एंटर इनटू द लंग्स। ठीक है, अब पहले आपको पता है कि, अच्छा आपको शायद पता नहीं होगा, पहले हमारा जो पेट्रोल था उसमें एक कंपोनेंट डालते थे टेट्रा इथाइल लेड। ओके, तो टेट्रा इथाइल लेड डालने का पर्पस था, एक फिनोमेना होता है नॉकिंग ऑफ इंजन, उसको रोकना, नॉकिंग को कम करना। ठीक है, क्योंकि इंजन को डैमेज करता है वो फिनोमेना, तो उसको रोकने के लिए हम टेट्रा इथाइल लेड डालते थे, एंटी नॉकिंग सब्सटेंस। पर लेड होने की वजह से जब कंबशन होगा लेड निकलेगा एग्जॉस्ट गैसेस के साथ, तो ये लेड हार्मफुल था। तो धीरे धीरे अब आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पे फिर उसके बाद लिख के मेंशन होता था अनलेडेड पेट्रोल, मतलब इस पेट्रोल में लेड नहीं है। ठीक है, अब तो चलो बहुत ज़्यादा फर्दर और भी चीज़ में मॉडिफिकेशंस हो गई हैं और रिफाइन हो गया है फ्यूल ऑयल, बट स्टिल तो जो लेड होता है वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इट इंटरफेयर विद द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेड किस तरह से हमें डैमेज पहुंचाता है। चलिए अब स्मॉग की बात करें तो स्मॉग क्या है, स्मोक प्लस फॉग। ठीक है, तो स्मॉग की क्लासिफिकेशन, एक होता है क्लासिकल स्मॉग। क्लासिकल स्मॉग कब बनता है, कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट में। ठीक है, इसमें स्मोक प्लस फॉग प्लस सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, और इस कॉम्बिनेशन की नेचर है रिड्यूसिंग, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है ये कॉम्बिनेशन। ओके, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे +4 से +6 में जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सल्फर डाइऑक्साइड खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को रिड्यूस करेगा, तो इसलिए क्लासिकल स्मॉग को रिड्यूसिंग स्मॉग भी कहते हैं। ओके, तो सल्फर प्लस O2 गिव्स SO2, और ये SO2 फर्दर ऑक्सीडाइज होकर SO3 में कन्वर्ट होता है। दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग की जो कॉम्पोजिशन है, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब ये सभी नहीं होंगे, मतलब बट दीज आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, ये कॉमन कंपोनेंट्स है, ओजोन भी है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, एक्रोलिन, HCHO, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PAN। ओके, ये कहाँ बनता है, फोटोकेमिकल स्मॉग होता है इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। तो देखो ये कूल और ह्यूमिड में था क्लासिकल, ये बिल्कुल ऑपोजिट है, वार्म, ड्राई एंड सनी। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नॉक्स। ठीक है, व्हेन सनलाइट रिएक्ट्स विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और नॉक्स, तब जाके फोटोकेमिकल स्मॉग जनरेट होता है। ठीक है, और इसकी नेचर ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब इसका जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है उसका, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसके इम्पैक्ट क्या है, क्रैकिंग ऑफ रबर, मतलब अगर रबर की आइटम्स होंगी तो फोटोकेमिकल स्मॉग उसको अफेक्ट करेगा, डैमेज करेगा। ठीक है, रबर क्रैक करना स्टार्ट करेगा इन द लॉन्ग रन। डैमेज टू प्लांट लाइफ, कोरोजन ऑफ मेटल्स, स्टोन, बिल्डिंग मटेरियल, है ना, रबर, पेंट, ये सारी चीज़ें डैमेज होती हैं फोटोकेमिकल स्मॉग से, तो मतलब ये ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, अब देखिए जब फॉसिल फ्यूल जलाए जाते हैं तो 2 मेजर पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, एक अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड सनलाइट के साथ रिएक्ट करके NO2 में कन्वर्ट होता है, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में ये NO से NO2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ये NO2 फर्दर NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में टूटेगा। दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव, ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ओजोन बनाती है, और ये ओजोन जो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वापस NO से कंबाइन करके फिर NO2 प्लस O2 बना रहा है। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, और साथ में ये जो ओजोन जनरेट हुआ, इट विल रिएक्ट विद द अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, लाइक मीथेन अगर है एयर में तो उसके साथ रिएक्ट करके HCHO बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जो थे फोटोकेमिकल स्मॉग के वो प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्रोलिन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, दैट इज PAN। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉग के ऊपर आ जाएगा कि
रिड्यूसिंग स्मॉग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। ओके, नेक्स्ट, तो ओजोन और जो पैन है दे आर पावरफुल आई इरिटेंट्स। ओजोन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड दे इरिटेट नोज एंड थ्रोट। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, ऐसा नहीं है। मतलब ये दोनों इनका काम है कि भैया आंखें खराब करनी है हमने, इनका मिलके काम है कि भैया हमने अगले का नाक और गला खराब करना है। और ये अगर हाई कंसंट्रेशन में होगा इट कॉजेज हेडेक, चेस्ट पेन, ड्राई थ्रोट एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो जो पॉल्यूशन है देखो नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ओवरऑल इन द लॉन्ग रन। नाउ हाउ टू कंट्रोल फोटोकेमिकल स्मॉग। पहली बात, इसके जो प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको कंट्रोल करो कि एयर में। अब देखो प्राइमरी इसकी पॉल्यूटेंट क्या है, पहले NO2 प्रेजेंट था, NO2 के बाद फिर फाइनली जाके ओजोन बना ना, ओजोन शुरुआत में तो नहीं था। तो जो पहला चीज़ एटमॉस्फेयर में गया वो NO2 और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो या तो हम इनको कंट्रोल कर पाएँ कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन एयर में ज़्यादा ना जाएँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एयर में ज़्यादा ना जाए। दूसरा फिर जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं ओजोन, पैन, ठीक है, इनको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। दूसरा है यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर। आपने देखा होगा कि गाड़ियों में जो एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट पाइप के पीछे एक इस तरह का बड़ा सा एक ड्रम सा बना होता है, दैट इज कॉल्ड कैटालिटिक कन्वर्टर। क्योंकि एग्जॉस्ट गैसेज जो आ रही हैं इनमें हार्मफुल गैसेज है ना, नॉक्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो कैटालिटिक कन्वर्टर उन हार्मफुल गैसेज को लेस हार्मफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो दैट इज़ वन वे ऑफ कंट्रोलिंग इट। ठीक है, कि जो हार्मफुल गैसेज गाड़ी से एग्जॉस्ट के धुएं के साथ निकल रही थी, कैटालिटिक कन्वर्टर उसके हार्मफुल इफेक्ट को काफ़ी हद तक कम कर देता है। ओके, देन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स इन हार्मफुल गैसेज को, इनके हार्मफुल इफेक्ट को काफ़ी हद तक मिटिगेट करते हैं, कुछ हद तक इसको एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो प्लांट्स की ये वैरायटीज़ हैं। ठीक है, मैं बायो वाला एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा आपको, इसको रट लो अगर रट सकते हो तो। दीज आर द वैरायटीज ऑफ प्लांट विच कैन मेटाबोलाइज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये भी फोटोकेमिकल स्मॉग को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। अब ट्रोपोस्फेयर से हम थोड़ा ऊपर चले गए स्ट्रेटोस्फेयर में। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या प्रेजेंट था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, ठीक है, और थोड़े बहुत वाटर वेपर, राइट। तो यहाँ पे मेन जो सबसे बड़ा कंसर्न है स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन का, दैट इज अ फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। जो हम बोलते हैं ना कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न हमारा, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए ओजोन बनती कैसी है, ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ, मतलब इसकी प्रेजेंस में ब्रेक होके ऑक्सीजन में टूटेगा एटम्स में, और ये ऑक्सीजन के एटम्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो दे कंबाइन विद अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू गिव यू ओजोन। तो ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, क्योंकि ओजोन की जो फॉर्मेशन है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो थर्मोडायनेमिकली ये बड़ा फेवरेबल नहीं है एंड इट इज अनस्टेबल। ठीक है, तो जैसे ये बनता है ये वापस से O2+O में टूट भी जाता है। पर अब पिछले कुछ डेकेड्स से कुछ एयर में इस तरह के पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं जिनको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं ना, CFCs या फ्रियॉन्स, ठीक है, विच आर एक्चुअली डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर। क्योंकि ओजोन लेयर हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। ठीक है, अगर ये ओजोन लेयर डिप्लीट होती चली जाएगी तो वो अल्ट्रावायलेट रेज हम तक पहुंचेगी अर्थ के सरफेस तक, एंड दे कैन कॉज स्किन कैंसर एंड अदर प्रॉब्लम्स। ओके, तो देखिए ओजोन को डिप्लीट करने वाला रिएक्शन ये आपको पूछा जा सकता है, तो आपको डायरेक्टली, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी कहानी हमने नहीं याद करनी है, हमने देखना कि जैसे CF2Cl2 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये, तो ये UV लाइट की प्रेजेंस में टूटेगा टू गिव यू Cl रेडिकल। ये जो Cl रेडिकल है ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा ClO रेडिकल, और ClO रेडिकल फिर नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा के फिर से बनाएगा Cl रेडिकल प्लस O2। तो इस प्रोसेस में ओजोन कंप्लीट रिएक्ट हो गया ना, ओजोन कंज्यूम हुआ यहाँ पे। तो इस प्रोसेस में ओजोन कंज्यूम हो रहा है, तो दिस इज कॉजिंग ओजोन डिप्लीशन। तो ये सीक्वेंस आप जनरली याद रखें, तो आप बता सकते हैं कि ओके दिस इज द सीक्वेंस दैट इज कॉजिंग ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ये अकेला नहीं है और भी है, पर ये एक
है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरह से ओजोन डिप्लीशन कॉज कर रहे हैं। फिर ये जो Cl रेडिकल जनरेट हुआ था ये फिर से वापस ये साइकिल चल पड़ेगा, फिर से ये ओजोन से कंबाइन करके Cl रेडिकल, फिर Cl रेडिकल प्लस O2, फिर दोबारा। तो इस तरह से ये चेन रिएक्शन चलता जाएगा और ओजोन डिप्लीट होती चली जाएगी, राइट। नाउ CFCs आर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स फॉर continuously generating Cl radical into the stratosphere and damaging ozone layer। Cl radical कहाँ से मिल रहा है हमें? इन CFC से मिल रहा है। तो इसीलिए CFCs का यूज जो है वो धीरे धीरे बंद कर दिया गया, टोटली बैन कर दिया गया। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, ठीक है, कि अपार्ट फ्रॉम दिस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो साउथ पोल के आसपास, ठीक है, एक ओजोन होल बना है, ठीक है, ओवर द साउथ पोल। तो उसके पीछे एक यूनिक सेट ऑफ कंडीशन, वेदर कंडीशन रिस्पॉन्सिबल थी। और ये इंटरेस्टिंग क्यों है, देखो गर्मियों में क्या होता था, NO2 और मीथेन रिएक्ट करते थे ClO रेडिकल और Cl रेडिकल के साथ। तो हमारी समस्या क्या थी, Cl रेडिकल, क्योंकि यही Cl रेडिकल तो ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा था, उसको कंज्यूम कर रहा था। तो किसी तरह से इस Cl रेडिकल को अगर हम एटमॉस्फेयर से हटा सकें तो ओजोन डिप्लीशन रुक जाएगी, ठीक है। तो गर्मियों में यही होता था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन ये रिएक्ट करते थे ClO रेडिकल और Cl रेडिकल के साथ और इसको कंज्यूम कर लेते थे। अब Cl रेडिकल नहीं प्रेजेंट, ठीक है, तो ओजोन डिप्लीशन जो था वो रुक गया। तो ये हुआ गर्मियों में। विंटर में क्या होता है, विंटर में एक स्पेशल पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं ओवर अंटार्कटिका, and these clouds provide surface on which ClO is formed and gets hydrolyzed। है ना, ये जो ClO बना ये हाइड्रोलाइज होता है यहाँ पे इन क्लाउड्स के सरफेस पे। तो ClO gets hydrolyzed to form HOCl plus HNO3, ठीक है, और Cl2 भी बनता है इसमें। तो इस प्रोसेस में HOCl और Cl2 बन रहा है, ओके, ठीक है, बन रहा है। फिर इससे क्या समस्या है कोई समस्या इससे? अभी नहीं है, अभी सर्दियों में समस्या नहीं है, धूप आएगी तो समस्या होगी। अब जब धूप आती है तो ये HOCl सनलाइट की प्रेजेंस में HO रेडिकल और Cl रेडिकल में टूटता है और ये Cl रेडिकल फिर से ओजोन की डिप्लीशन शुरू कर देता है। गर्मियों में डिप्लीशन रुक गई, सर्दियों में कंडीशन उसके लिए रेडी हो गई और जैसे धूप पड़ी फिर से काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये है एक साइकिल जिसकी वजह से साउथ पोल के ऊपर ओजोन होल बना, ठीक है। तो ये हो गया। तो स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन, मतलब ये खास इंपॉर्टेंट है ओजोन वाला पार्ट, इसको ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं वाटर पॉल्यूशन। देखिए वाटर को पॉल्यूट करने वाले क्या क्या कॉजेज हैं, पैथोजेंस, ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। देखो पैथोजेंस के बारे में डिटेल में क्या लिखा गया है, ठीक है, इस पैराग्राफ को आप देखिए। द मोस्ट सीरियस वाटर पॉल्यूटेंट्स आर द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स कॉल्ड पैथोजेंस। Pathogens include bacteria and other organisms that enter water from domestic sewage and animal excreta. Human excreta contain bacteria such as, ठीक है, E. coli and Streptococcus faecalis। ओके, ठीक है, चलो बहुत फैंसी नाम तो नहीं है, इनको याद आप कर सकते हैं क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। These two which cause gastrointestinal diseases। अब व्हाट इज DO? DO इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। देखिए ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है, जैसे पत्ते वगैरह इस तरह की चीज़ जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, ये जब पानी में जाता है ये धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। तो जब ये ऑर्गेनिक मैटर, ये पत्ते वगैरह, ये जो प्लांट या वेजिटेशन है, ये पानी में गई और पानी में धीरे धीरे भी सड़ने लगी, तो उसकी डिकम्पोजिशन के लिए भी ऑक्सीजन कंज्यूम होगी। वो कौन सी ऑक्सीजन होगी? वो होगी जो पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन थी वो। अब पानी के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, वो कैसे सरवाइव करती है? क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व थी, उसी की वजह से एक्वेटिक लाइफ सरवाइव कर रही थी। अब वो ऑक्सीजन अगर इस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने में खर्च हो रही है तो धीरे धीरे पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी ये कम होती जाएगी। जब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती जाएगी तो वो पानी
एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे मछलियाँ और बाकी जो एक्वेटिक लाइफ है वो मरना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वाटर पॉल्यूशन। ऑर्गेनिक वेस्ट भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ठंडे पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ये मैक्सिमम 10 ppm की कंसंट्रेशन तक ही पहुंच पाती है, जो कि बहुत कम है। और जब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन 6 ppm से कम हो जाए तो ऐसे में मछलियां सर्वाइव नहीं कर सकती। और इट फिर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स, दे आर ऑल्सो कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ओके, जस्ट सेकेंड। तो देखिए, अब ये जो लिस्ट है ना आपको सिर्फ याद ही करनी, इसमें बहुत ज़्यादा और सोचने वाला काम नहीं है। जैसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? फर्टिलाइज़र। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र से भी क्या होता है? जैसे आपने मान लीजिए एक वाटर सोर्स है ना, मतलब एक पानी बह रहा है और इसके आसपास खेत हैं। अब खेतों में आपने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किए तो वो फर्टिलाइज़र धीरे 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 मिट्टी से अंदर अंदर जाते जाते वो वाटर सोर्स में मिल जाएंगे। तो वाटर सोर्स में ये जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं ये भी तो उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, फिर टॉक्सिक हैवी मेटल्स, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो कचरा है, ठीक है, वेस्ट है, वो अगर नदियों में छोड़ा जाता है, जो कि छोड़ा जाता है, तो उससे पानी में टॉक्सिक हैवी मेटल्स आते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन। देन सेडिमेंट्स, है ना, इरोजन ऑफ सॉइल बाय एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड ऑल। पेस्टिसाइड्स यूज़ करने से भी, मतलब वो भी अल्टीमेटली पेस्टिसाइड पानी तक पहुंच ही जाते हैं, ग्राउंड वाटर तक। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ना, ड्यूरिंग जब माइनिंग होती है यूरेनियम कंटेनिंग मिनरल्स की, और हीट से भी। ठीक है, वाटर यूज फॉर कूलिंग पर्पस के लिए जो इंडस्ट्री में यूज होता है तो उससे भी तो वाटर पॉल्यूट होता है। ओके, तो दीज आर द सोर्सेज और द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं पहले, बीओडी। बीओडी इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं अभी। दिस इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। व्हाट इज दिस? देखिए, पानी में जब भी कुछ ऑर्गेनिक मैटर होगा, उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी। ठीक है, ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा पानी के अंदर तो उसको डिकम्पोज करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन चाहिए टू डिकम्पोज ऑल दैट ऑर्गेनिक मैटर जो उस पानी के में प्रेजेंट है, उसको बीओडी बोलते हैं। तो अगर ज़्यादा वैल्यू है बीओडी की तो इसका मतलब है कि पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, इसलिए उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो हायर बीओडी क्या इंडिकेट करता है? मोर पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, तो बीओडी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ सर्टन वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल। तो अगर साफ पानी होगा तो उसका बीओडी लेस देन 5 ppm होगा, और हाईली पॉल्यूटेड वाटर का बीओडी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 ppm। ठीक है, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज यूट्रोफिकेशन। देखिए, इट इज अ प्रोसेस वेयर न्यूट्रिएंट एनरिच्ड वाटर बॉडीज सपोर्ट अ डेंस प्लांट पॉपुलेशन, ठीक है, विच किल्स एनिमल लाइफ बाय डिप्राइविंग इट ऑफ ऑक्सीजन एंड रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब देखिए, अगर पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाएं, जैसे मैंने कहा ना फर्टिलाइजर्स वगैरह से, तो खेतों के थ्रू धीरे धीरे वो फर्टिलाइजर सीप करता करता ग्राउंड वाटर में चला गया और आसपास के पानी का जो सोर्स था वहाँ चला गया। तो अगर पानी में न्यूट्रिएंट्स बहुत हैं तो उससे पानी के अंदर क्या होगा? जो पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? दैट विल कंज्यूम ऑक्सीजन। ठीक है, तो पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से पानी में जो एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर रही थी वो धीरे धीरे मरना स्टार्ट होगी। तो दैट विल लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आती है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर? फ्लोराइड अप टू 1 ppm होना चाहिए। ठीक है, तो फ्लोराइड क्यों चाहिए? फिर भी फ्लोराइड से कोई फायदा है क्या? यस, फायदा है। ये फ्लोराइड क्या करता है? हमारे जो, ठीक है, दांतों पे हाइड्रोक्सीपेटाइट
ठीक है, जो इनेमल होता है उसको और हार्ड बनाता है बाय कन्वर्टिंग दिस हाइड्रोक्सीपेटाइट इनटू फ्लोरोपेटाइट। तो फ्लोरोपेटाइट इज अ हार्डर सब्सटेंस, ठीक है, तो जिससे कि हमारे दांत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे, सेफ रहेंगे। बट अगर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन 2 ppm को क्रॉस कर जाएगी तो फिर दांत उससे सड़ना स्टार्ट होते हैं। दैट कॉजेज मॉटलिंग ऑफ टीथ, ब्राउन मॉटलिंग। ठीक है, इसको आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि ये दांत कैसे दिखते हैं। तो फ्लोराइड भी ज़रूरी है बट ओनली अप टू सर्टन लेवल, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेड, लेड का जो लेवल है वो 50 ppb, ppm भी नहीं, ppb पार्ट्स पर बिलियन, बिकॉज लेड कैन डैमेज किडनी, लीवर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो लेड तो बहुत ही कम मात्रा में होना चाहिए। तो इसको आप यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, लेड कैन डैमेज ओके। सल्फेट की अलाउड लिमिट कितनी है? ग्रेटर देन 500 ppm अगर हुआ तो इट कॉजेज लेग्जिटिव इफेक्ट, मतलब पेट आपका लूज हो जाएगा। नाइट्रेट 50 ppm तक रहना चाहिए मैक्सिमम, ये अपर लिमिट बता रहा हूँ मैं। आयरन 0.2 ppm, मैंगनीज 0.05 ppm, एल्यूमिनियम 0.2, कॉपर 3, जिंक 5, कैडमियम 0.005। ये भी कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये किसकी मैक्सिमम अलाउड लिमिट कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है? इंसेक्टिसाइड हम जो यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, हार्बिसाइड यूज़ करते हैं, दे ऑल डैमेज सॉइल एंड कॉज सॉइल पॉल्यूशन। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू DDT was found to be of great use in the control of malaria and other insect borne disease। तो तब लगा था कि DDT तो मतलब बहुत मिरेकल सब्सटेंस या केमिकल है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली यूज़ किया गया उसके बाद एग्रीकल्चर में, ताकि जो इंसेक्ट्स और रोडेंट्स वगैरह से जो डैमेज हो रहा था फसल का वो कम हो। पर काफ़ी सालों के बाद जाके पता लगा कि ये तो उल्टा हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो फिर इसके एडवर्स इफेक्ट की वजह से इसका यूज़ बैन कर दिया गया। तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे केमिकल होते हैं, शुरुआत में कई बार लगता है कि दिस इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है ये, बट इन द लॉन्ग रन जाके हमें पता लगता है कि ये तो उल्टा और ज़्यादा नुकसान कर रही है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को पूरा डैमेज कर रही है। ओके, तो देयरफॉर एज इंसेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ DDT इंक्रीज्ड, अदर ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स एल्ड्रिन एंड डायल्ड्रिन वर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट बाय पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। Most of the organic toxins are water insoluble and non-biodegradable. These high persistent toxins are therefore transferred from lower trophic level to higher trophic level through food chain। तो इसमें कुछ ज़्यादा एग्जाम में आने वाला कंटेंट नहीं है, तो इसको आप पढ़ लो एक बार, हल्का सा आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, नथिंग मोर देन दैट। बस वी आर ऑलमोस्ट डन। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप सिर्फ पढ़ के याद कर लो, कुछ एक्सप्लेन करने वाला इसमें नहीं है। ये क्या है, देखो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो भी आपने टॉक्सिन्स वगैरह थे, जो एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वटएवर जो भी यूज़ किए, प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, प्लांट को मछली ने खाया। ठीक है, तो वो वहाँ से जो टॉक्सिन्स थे स्मॉल फिश में ट्रांसफ़र हुए, छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, वो टॉक्सिन्स उसमें चले गए, बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली ने खाया, वो उसमें चले गए, उससे बड़ी मछली ने उसको खाया, वो उससे चले गए, सबसे बड़ी मछली को आदमी ने खाया तो आदमी के अंदर आ गए। तो इस तरह से ये टॉक्सिन पूरी फूड चेन में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ना ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। दो टाइप के हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल लाइक एग्जाम्पल इसकी देख लीजिए, जैसे कॉटन मिल्स में जो वेस्ट, ठीक है, प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में, पेपर मिल, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो दैट इज जनरली बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहाँ जनरेट होता है? थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्लाई ऐश उसमें जनरेट होती है एज अ बाई प्रोडक्ट वेस्ट, तो दैट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल। आयरन और स्टील प्लांट्स में जो स्लैग बनता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जैसे जिप्सम है, तो दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल वेस्ट। डन।
चलिए, तो दैट्स इट अबाउट एनवायरमेंटल। अब इसके ऊपर हम अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए और जितनी हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो एक बार फिर से क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज भी हो जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अबाउट ओजोन इज, फर्स्ट ऑप्शन, in the stratosphere CFCs release chlorine free radical Cl radical which react with ozone to give chlorine dioxide radicals। क्या क्लोरीन डाइऑक्साइड रेडिकल बनते हैं यहाँ पे? नो, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये गलत हो गया पहला ऑप्शन ही। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम कि क्लोरीन रेडिकल जो बनते हैं दे रिएक्ट विद ओजोन टू गिव ClO रेडिकल। ठीक है, ना कि क्लोरीन डाइऑक्साइड रेडिकल। फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड देखिए, इन द एटमोस्फेयर इट इज डिप्लीटेड बाय CFCs। ठीक है, इन द स्ट्रेटोस्फेयर इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट UV रेडिएशन। ओजोन, यस, ओजोन फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड। ओजोन इज अ टॉक्सिक गैस एंड इट्स रिएक्शन विद NO गिव्स NO2। यस, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तो NO को NO2 में ऑक्सीडाइज कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, थर्मल पावर प्लांट्स कैन लीड टू, क्या कर सकते हैं? एसिड रेन, कर तो सकते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम, नो, दैट इज कॉज बाय नाइट्रेट। ठीक है, तो लिख लीजिए, इट इज कॉज्ड बाय नाइट्रेट व्हेन ग्रेटर देन 50 ppm कंसेंट्रेशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन, नहीं, थर्मल पावर प्लांट का ओजोन लेयर डिप्लीशन से कोई रिलेशन नहीं है। यूट्रोफिकेशन, वो भी नहीं। एसिड रेन कर सकते हैं क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले नॉक्स एंड सॉक्स, ठीक है, विल go to the atmosphere and combine with the water vapor to form H2SO4 and HNO3. Next one, the incorrect statement or statements among A to D regarding acid rain is are। देखिए, पहला, it can corrode water pipe, ये तो करेक्ट है। It can damage structure made up of stone, स्टोन स्ट्रक्चर को भी डैमेज करता है, ये भी करेक्ट है। It cannot cause respiratory ailments in animals, it can, ये गलत हो गया। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स इन एनिमल्स, इट इज नॉट हार्मफुल फॉर ट्रीज, इट इज हार्मफुल फॉर ट्रीज। तो सी और डी दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है। नेक्स्ट वन, द कंडीशन दैट इंडिकेट्स अ पॉल्यूटेड एनवायरमेंट इज pH ऑफ रेन वाटर टू बी 5.6। देखिए, 5.6 इज द नॉर्मल pH। ठीक है, 5.6 से कम हो तो वो एसिड रेन है। यूट्रोफिकेशन, यस, यूट्रोफिकेशन इज इंडिकेशन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी उसकी खत्म हो रही है। BOD वैल्यू ऑफ 5 तो नॉर्मल जो साफ पानी है उसका होता है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर में, इट इज अ नॉर्मल लेवल। नेक्स्ट वन, अमंग द गैसेज A to E, द गैसेज दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट आर। तो इनको मार्क ही करना है, कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर भी है, CFCs, yes, they are also, oxygen is not, ozone is, so these are the gases that cause greenhouse effect। ठीक है, सिर्फ मार्क ही करना था यहाँ पे। नेक्स्ट वन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन, क्या होता है? और द फोटोकेमिकल ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ अ वाटर बॉडी, नहीं, दैट इज नॉट राइट। फॉर सस्टेनिंग लाइफ इन अ वाटर बॉडी, नो। बाय एनारोबिक बैक्टीरिया, देखो दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक जो एयर की प्रेजेंस में काम करते हैं, एनारोबिक जो एयर की एब्सेंस में काम करते हैं। तो एनारोबिक बैक्टीरिया को थोड़ा ना ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इन अ सर्टन वॉल्यूम। यस, ये जो 1 मीटर क्यूब यहाँ पे लिखा था, नहीं, 1 मीटर क्यूब इज नॉट, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है ना, इन अ सर्टन वॉल्यूम ऑफ अ वाटर सैंपल। Next one, which is wrong with respect to our responsibility as a human being to protect our environment? चलिए, which is wrong? Restricting the use of vehicles। अगर हम व्हीकल्स कम यूज करेंगे तो ये गलत है क्या? नहीं, ये तो अच्छी बात है। यहाँ पूछा रॉन्ग, गलत क्या है? हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या गलत हम कर रहे हैं? रिस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ व्हीकल तो अच्छी बात होगी। अवॉइडिंग द यूज ऑफ फ्लड लाइटेड फैसिलिटीज, ये भी अच्छी बात होगी।
सेटिंग अप कंपोस्ट टिन इन गार्डन, ये भी अच्छी बात है. यूजिंग प्लास्टिक बैग, ये गलत बात है. दिस इज रॉन्ग एज पर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरमेंट. नेक्स्ट वन, अब देखिए यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है. असर्शन है कि ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय CFCs इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर. दैट इज करेक्ट. रीजन, ओजोन होल्स इंक्रीज द अमाउंट ऑफ UV रेडिएशन रीचिंग द अर्थ. रीजन भी करेक्ट है अपने आप में, बट असर्शन का रीजन के साथ कोई लिंक नहीं है. तो बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर इज. कॉपर कितना है मैक्सिमम? 3 ppm तक मैक्सिमम अलाउड है. ठीक है. नेक्स्ट, एक्सेसिव रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर रिजल्ट्स इन स्मॉग, नो. पोलर वॉर्टेक्स, नो. डिप्लीशन ऑफ ओजोन, नो. ग्लोबल वार्मिंग, यस. ये भी आसान है. नेक्स्ट, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर अबव सी लेवल इज कॉल्ड, क्या होती है? स्ट्रेटोस्फेयर. फर्स्ट 10 किलोमीटर आर ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर नेक्स्ट 40 इज स्ट्रेटोस्फेयर. The regions of the atmosphere where clouds form and where we live respectively are. तो क्लाउड्स हैं और जहाँ पर हम रहते हैं दोनों ही ट्रोपोस्फेयर में ही आते हैं, है ना. स्ट्रेटोस्फेयर उससे ऊपर चला गया. ठीक है. नेक्स्ट इज एयर पॉल्यूशन दैट अकर्स इन सनलाइट इज. तो स्मॉग है ना. तो सनलाइट की प्रेजेंस में वार्म सनी एनवायरनमेंट में कौन सा होता है? ऑक्सीडाइजिंग या फोटोकेमिकल स्मॉग. ह्यूमिड और कोल्ड एनवायरनमेंट में होता है रिड्यूसिंग स्मॉग. ठीक है. नेक्स्ट वन, द नोबल गैस दैट डज नॉट अकर इन द एटमोस्फेयर, कौन सी नहीं मिलती? रेडॉन. ठीक है, दैट इज रेडियो एक्टिव, तो इट इज नॉट फाउंड इन एटमोस्फेयर. नेक्स्ट वन, द करेक्ट सेट ऑफ स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोकेमिकल स्मॉग, कौन कौन से हैं? N2 नहीं, N2 इज नॉट सोर्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग. CO2 भी नहीं है. NO2 ओजोन एंड हाइड्रोकार्बन्स, यही बेस्ट लग रहा है कॉम्बिनेशन यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट वन, द प्राइमरी पॉल्यूटेंट दैट लीड्स टू फोटोकेमिकल स्मॉग. तो फोटोकेमिकल स्मॉग में हमने देखा ना, कंट्रोल करना है प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. तो प्राइमरी क्या था? हाइड्रोकार्बन्स और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. ठीक है. तो हाइड्रोकार्बन यहाँ पे दिया नहीं है. एक्रोलिन भी सेकेंडरी है. ओजोन भी सेकेंडरी है. ठीक है. नेक्स्ट वन, अ वाटर सैंपल हैज ppm लेवल कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स. ओके, सबकी दी हुई है. द मेटल दैट मेक्स द वाटर सैंपल अनसूटेबल, कौन है जो अपनी लिमिट से ज्यादा यहाँ पे है? कॉपर तो भी पढ़ा हमने 3 होता है, आयरन 2 0.2 होता है, जिंक 5. ठीक है. मैंगनीज 5 ज़्यादा है. ठीक है. तो मैंगनीज इज द वन जो इसको अनसूटेबल बनाता है. ओके, डन. आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पे बस आप ऐसे 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, एक बार थ्योरी को फिर से पढ़ लो, कहानी की तरह ये पॉल्यूशन के बारे में सारा आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा. चलिए, तो दैट्स इट बच्चों, ऑल द बेस्ट. मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ.